हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग यहाँ पर फाइनली स्टार्ट करें अपना इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि आप लोग के बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो यूनिट 1 है ये इसमें हमारे दो बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें पहला है हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है हमारा फ्लोरीमेट्री। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक आप लोगों को दे रखे हैं ये सारे टॉपिक आज की सिंगल वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। बाकी इसका वन शॉट बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, काफी लेंथी वीडियो बन जाती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको जो है 2 पार्ट में कवर करेंगे। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएंगी। तो ऐप पर जो है अभी आप लोग 6 सेमेस्टर के सेक्शन में होंगे तो उसको स्विच कर लीजिएगा, 7 सेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। 7 सेम के सेक्शन में आप लोग को जो है इसकी जो है नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएगी कुछ दिनों के अंदर, या फिर मे बी आज भी जो है अपलोड कर देंगे। तो देखिए सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ के मिड तक यहाँ पर आप लोग का ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आप लोग एग्जाम है तो आप लोग नोट्स वगैरह मत लीजिए, अगर उससे के बाद में होंगे तो आप नोट्स ले सकते हैं, तब तक नोट्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो इन सारी बातों के साथ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है आप लोग का होने वाला है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो फर्स्ट सेम में अगर आप लोग को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास जो है एक अननोन सैंपल होता था। ठीक है, और इस अननोन सैंपल की हम लोग क्या करते थे, एनालिसिस करते थे। मतलब हम लोग यहाँ पर पता लगाते थे कि अननोन सैंपल की कंसेंट्रेशन क्या है। मेनली ज्यादातर हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेशन का ही पता लगाते थे कि जो हमारा अननोन सैंपल है इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, मतलब कि इसमें जो हमारा कह सकते हो एनालाइट है या फिर जो भी हमारा सैंपल है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पता लगाते थे अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। और किसकी हेल्प से, हम लोगों ने पूरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमने टाइट्रेशंस के बारे में बहुत डिटेल में देखा। ठीक है, तो अब देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग यहाँ पे अपने अननोन सैंपल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके अपने सैंपल को एनालाइज करते हैं तो उसी वो सारी चीजें हमारी आ जाती हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर। अब इसके अंदर भी मेनली हम लोग बात करें तो देखिए बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन जो पूरा आप लोग का 7 सेम है इसमें आप लोग को 2 ही टाइप के इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक हमारा हो जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं, और दूसरा हो जाता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्हीं दोनों के बारे में आप लोग को पूरे 7 सेम में बहुत डिटेल में पढ़ना है। और इसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो यूनिट नंबर 1 और 2 है इसमें आप लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है, इसके बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। और दूसरा यहाँ पे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में आप लोग को पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं आखिर ये होता क्या है। तो देखिए ये हमारा एक साइंटिफिक टेक्निक है यूज्ड टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में इसमें होता क्या है। तो देखिए कोई भी हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, ठीक है, तो जितने भी टाइप के हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं उन सब में हमें जो है ये कॉमन चीज देखने को मिलेगी, यानी कि ये एक पार्ट होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मतलब कि जितने भी हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप होते हैं उनमें हम लोग को ये सारी चीजें जो है कॉमन देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है एक लाइट सोर्स, दूसरा होता है मोनोक्रोमेटर, तीसरा होता है सैंपल होल्डर, फोर्थ होता है डिटेक्टर और फिफ्थ होता है हमारे यहाँ पे रिकॉर्डर। अब इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल को हमें एनालाइज करना है, उसकी कंसेंट्रेशन पता लगानी है, या फिर मेनली कह सकते हो कभी कभी हम लोग यहाँ पे सैंपल की क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, मतलब कि सैंपल का भी पता लगाते हैं कि सैंपल है कौन सा, लेकिन ज्यादातर हम लोग ये पता लगाते हैं कि सैंपल की कंसेंट्रेशन कितनी है। तो अब देखिए हम लोग करते क्या है,
हम लोग यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है लाइट, ठीक है, लाइट की हेल्प से सैंपल को एनालाइज करना। तो हम लोग करते क्या है भाई, लाइट की हेल्प से एनालाइज करना है तो सबसे पहले हमें लाइट चाहिए होगी। तो लाइट हमारे पास होता है एक लाइट सोर्स, ठीक है, जो कि हमें लाइट प्रोवाइड करता है। अब देखिए कहने को हम लोग लाइट बोलते हैं बट ये हमारी होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप्स होते हैं बट अभी आप लोग सिंपली लाइट समझो। तो हमारा जितने भी टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें सबसे पहले हमारा एक होता है लाइट सोर्स, जिसमें से हमारी लाइट पास होती है। अब यहाँ पे सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है मोनोक्रोमेटर। अब देखिए मोनोक्रोमेटर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो लाइट सोर्स है ना, इससे जो हमारी लाइट पास होती है तो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारी लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो इस लाइट में ना यूवी रेडिएशन भी हो सकती हैं, विजिबल रेडिएशन भी हो सकती हैं, ठीक है, यूवी लाइट, विजिबल लाइट भी हो सकती है, इंफ्रारेड लाइट भी हो सकती है। तो अब देखिए अब इसमें क्या है ना कि हमें जो है सारी की सारी एक साथ नहीं चाहिए होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है, और हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यूवी विजिबल का नाम ही क्या है, यूवी विजिबल, यानी कि मान लीजिए ये जो लाइट हमारी पास हो रही है, अगर मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग रेडिएशन हैं, तो हमें चाहिए कौन सी होगी, हमें सिर्फ यूवी और विजिबल। देखिए ये दोनों अलग अलग होते हैं, हमें या तो यूवी या तो विजिबल या फिर कभी कभी दोनों भी हम लोग साथ में ले लेते हैं। तो हमें जो है कह सकते हो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का काम होता है। तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटर करता क्या है, मोनोक्रोमेटर इस ये जो हमारा लाइट सोर्स होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं, उनमें से जो हमारा मेन काम का होता है, जो कि हमारे कह सकते हो हमें चाहिए होता है, उस वाली रेडिएशंस को पकड़ता है, ठीक है, और उसको जो है आगे पास करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जो है रेडिएशन जा रही थी, लेकिन मोनोक्रोमेटर ने क्या किया, इन सब में से किसी एक पार्टिकुलर वाली को चूज किया और उसको यहाँ पर आगे पास किया। अब देखिए मोनोक्रोमेटर ना, इसके अंदर हमारा कह सकते हो एक कॉम्बिनेशन होता है, निकोल प्रिज्म होता है, ठीक है, एंट्री और एग्जिट स्लिट्स होते हैं। तो उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी हम लोग एक जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन देख रहे हैं। तो मोनोक्रोमेटर क्या होता है, हमारा जो है कह सकते हो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो हमारी अलग अलग टाइप की रेडिएशंस होती हैं उनमें से कोई किसी पार्टिकुलर वाली को चूज करके उसको आगे भेजता है। अब यहाँ पे देखिए जब मोनोक्रोमेटर से हमारी रेडिएशंस आगे गई तो अब हमारे पास फाइनली होता है हमारा सैंपल। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए ये जो सैंपल है अब इसी को हमें एनालाइज करना है कि आखिर इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है। अब मान लीजिए जैसे कि ये हमारा सैंपल है, ठीक है, और इससे मान लीजिए कि हम लोगों ने जैसे ही लाइट पास करी, ठीक है, देखिए हमारी लाइट पास हो रही है यहाँ से। तो देखिए लाइट पास होती है तो जैसे देखिए पास हो रही है तो मान लेते हैं कि इसकी जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, मतलब कि लाइट जब पास हो रही है तो इसकी इंटेंसिटी है, मान लेते हैं कि आई, ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की जब पास हो रही है सैंपल से तो आई है। लेकिन सैंपल से जैसे ही पास होके बाहर निकलती है ना तो इसकी इंटेंसिटी हो जाती है थोड़ी सी चेंज, और जो चेंज हो जाती है इसको हम बोलते थे आई नॉट। अब यहाँ पर देखिए यही सारा खेल यहीं पे है कि जो आई हमारी लाइट पास हो रही है, ठीक है, और निकलने के बाद ये जो चेंज हो रही है, तो आखिर ये चेंज क्यों हुई, तो देखिए चेंज इसलिए हुई क्योंकि देखिए जब सैंपल के अंदर हमारी जब लाइट गई ना, तो सैंपल के अंदर भाई हमारा जो है कह सकते हो जो भी सैंपल हमें एनालाइज करना है, ठीक है, वो प्रेजेंट था। अब जब वो प्रेजेंट था ना तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर थोड़ी सी लाइट को कर लिया एब्जॉर्ब। यानी कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी 100 इंटेंसिटी की लाइट पास हुई, ठीक है, समझने के लिए समझिए कि 100 इंटेंसिटी की लाइट हम लोगों ने पास करी इस सैंपल से। लेकिन यहाँ पर इस सैंपल ने क्या किया, कह सकते हो कि 10 या 20 इंटेंसिटी अपने पास एब्जॉर्ब कर ली, और बाकी बचेगी कितनी, जितनी एब्जॉर्ब कर ली उतनी, मान लेते कि 20 इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो अभी जो बाहर निकलेगी ना वो हमारी 80 इंटेंसिटी की लाइट ही निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 20 इंटेंसिटी की लाइट सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली। अब यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगा, अगर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये लाइट को और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लीजिए सैंपल में कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो हो सकता है 100 में से 50 इंटेंसिटी तक की लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, और बाहर कितने निकले, बाहर भी 50 निकले। हो सकता है 60 तक एब्जॉर्ब कर ले तो बाहर 40 निकलेगी। तो देखिए इस हिसाब से जो कह सकते हो कितनी लाइट ये सैंपल हमारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसके बेसिस पे आगे क्या होता है, उसके बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे सैंपल की कंसेंट्रेशन को बताते हैं। तो देखिए जो सैंपल की कंसेंट्रेशन को बताते कैसे हैं कि जो लाइट हमारी अब आगे चल के जो है निकलती है सैंपल से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है डिटेक्टर। अब ये डिटेक्टर क्या करता है, ये डिटेक्टर कह सकते हो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है।
मतलब कि जो लाइट रे पास हो रही है, ठीक है, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ऐसे कन्वर्ट करता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये कैलकुलेट करता है कि कितनी लाइट हमारी यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर हमारा एक रिकॉर्डर होता है। इस रिकॉर्डर पे क्या होता है, इस रिकॉर्डर मतलब ये हमारा एक कंप्यूटर टाइप का डिवाइस होता है, और इसी पे जो डिटेक्टर ने जो भी डिटेक्ट किया होता है वो सारी चीजें इस कंप्यूटर में हमें जो है ग्राफ या फिर इसी को स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, ठीक है, इस ग्राफ या फिर स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमें शो हो जाती हैं। और इस स्पेक्ट्रम से हम लोग क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि हमारी कितनी लाइट यहाँ पे कह सकते हो एब्जॉर्ब हुई या फिर ट्रांसमिट हुई, और उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सैंपल की कंसंट्रेशन को पता लगा लेते हैं। तो देखिए ये एक जनरल ओवरव्यू था समझने के लिए, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, तब आप लोग शायद जो है ज्यादा क्लियर समझ पाओगे। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा जो इंटरेक्शन होता है किसके बीच में होता है भाई, देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो यही हमारी लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रेडिएशन पास हो रही है इसके बीच में, और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी कि देखिए जो हमारा सैंपल है इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी हमारा कंसंट्रेशन है उसके अंदर क्या होता है भाई, कोई भी सब्सटेंस है उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स ही तो होंगे। तो एटम्स और लाइट के बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने पे क्या होता है, लाइट थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाती है सैंपल के थ्रू, ठीक है, और जो बचती है वो यहाँ पे ट्रांसमिट कर दी जाती है, और उसी के बेसिस पे हम लोग सैंपल की कंसंट्रेशन को पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि इन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग देखें कि क्या क्या होता है। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारी एक रेडिएशन जो है पास करी जाती है। अब ये रेडिएशन हमारी यूवी रेडिएशन हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है, डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि देखिए अगर आप लोग देखो तो एक हमारा टाइप हो गया यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब क्या है, इस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग यूवी विजिबल रेडिएशन का यूज करेंगे। और एक हमारा देखिए आईआर यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें हम लोग यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट का यूज करेंगे। तो देखिए ये दोनों में भी कंफ्यूज मत होइए, इसको भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि सबसे पहले हमारी रेडिएशन पास होती है सैंपल से, ठीक है, सैंपल से हमारी रेडिएशन पास हो गई। दूसरे सेकंड स्टेप में क्या होता है, सम पार्ट ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड। अब देखिए ये जो सैंपल है ना, तो सैंपल जो है दो चीजें कर सकता है, या तो जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, या तो देखिए जब लाइट इसने थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब कर ली तो बची हुई लाइट को इमिट कर देगा। तो चाहे एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करें चाहे इमिटेंस को कैलकुलेट करें, दोनों के बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे सैंपल की कंसंट्रेशन को पता लगा सकते हैं। तो देखिए इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, हम लोग एब्जॉर्बेंस को भी पढ़ेंगे, इमिटेंस को भी पढ़ेंगे, सब चीजें देखेंगे। और उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब। यानी कि यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा डिटेक्टर होता है ये हमारा पता लगाता है कि कितनी लाइट हमारी एब्जॉर्ब हुई या फिर इमिट हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाटा हमारा स्पेक्ट्रम मतलब कुछ नहीं, हमारा ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाता है, और स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके हम लोग यहाँ पे सैंपल को आइडेंटिफाई या फिर क्वांटिफाई, यानी कि या तो सैंपल के हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब आइडेंटिफाई करना कि हमारा सैंपल कौन सा है, और क्वांटिफाई यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि सैंपल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये दोनों चीजें हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, ताकि अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, ये हमारी कुछ नहीं है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे स्पेस में एज वेव्स ट्रैवल करती हैं। देखिए होता ही हमारा लाइट ही है, बस लाइट के अंदर जब हम लोग डिटेल में जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। बाकी देखिए ये सारी हमारी स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली है ये लाइट ही। और एग्जांपल की बात करें तो हमारा एक्सरे, माइक्रोवेव, यूवी रेज, ये सारी हमारी अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हमें बहुत अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने को मिलती है, और सभी में देखिए क्या होता है, सभी की वेवलेंथ यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम लोग गामा रेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए गामा रेज की वेवलेंथ हमारी बहुत ही शॉर्ट होती है, ठीक है, मतलब कि इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी ज्यादा वेव्स बन रही हैं, तो यहाँ पे देखिए वेव्स बहुत ज्यादा बन जा रही हैं, लेकिन हमारा वेवलेंथ यहाँ पे काफी छोटी है। वेवलेंथ मतलब कि ये देखिए एक वेव से दूसरे वेव के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा वेवलेंथ हो गया। तो वेवलेंथ देखिए बहुत ही कम है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वेवलेंथ हमारी यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। बाकी देखिए इसका हमें कुछ खास काम नहीं है, इसको बस आप समझिए कि हमारी अलग अलग टाइप की
वेव वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें देखने को मिलती हैं। और बाकी देखिए इनकी वेवलेंथ भी हमारी दी हुई है, जैसे कि इसकी वेवलेंथ हमारी 10⁻⁻12 मीटर होती है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये बढ़ती ही चली जाती है। ठीक, तो बाकी देखिए जो हमारा यूवी रीजन होता है, ठीक है, तो यूवी रीजन की वेवलेंथ हमारी 200 से 400 नैनोमीटर तक देखने को मिलती है। विजिबल की हमारी 400 से 800 और यूवी विजिबल अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। और विजिबल लाइट को ही हम लोग यहाँ पे विबग्योर आप लोगों को पता होना चाहिए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, तो यही सारी हमारी विजिबल लाइट होती है। तो बेसिकली हमारा यूवी और विजिबल लाइट इन दोनों को ही हमें अपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ना है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी molecular orbital to a higher energy molecular orbital when a molecule absorbs ultraviolet or visible light। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लीजिए हमारा सैंपल है, ठीक है, तो इसमें जैसे ही यूवी या विजिबल लाइट पास होगी तो पास होने पे होगा क्या कि हमारे मान लीजिए सैंपल है, ठीक है, सैंपल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मान लेते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि लाइट को जैसे एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब इनका देखने को मिलता है, मतलब कि ये लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं या फिर इनका ट्रांजिशन हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बाकी देखिए इस थोड़ा सा समझिएगा, वैसे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है 11th-12th में, एमओटी, ठीक है, तो आप लोग समझ लोगे, बट उतना देखिए डिटेल में हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग सिंपली समझो कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, कब, जब यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा ना भाई कि हमारी लाइट पास होती है तो लाइट एब्जॉर्ब होती है सैंपल के थ्रू, और जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जंप करते हैं या फिर ट्रांजिशन होता है इनका। अब यहाँ पे देखिए समझना ये है कि लो एनर्जी क्या होता है, हाई एनर्जी क्या होता है। देखिए लोअर एनर्जी में हमें देखने को मिलता है बॉन्डिंग या नॉन बाइंडिंग और ऑर्बिटल। देखिए बॉन्डिंग मतलब कि जैसे हमें दो टाइप के बॉन्ड देखने को मिलते हैं मेनली, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो देखिए सिंगल बॉन्ड मतलब कि हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड मतलब हमारा पाई बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब है सिग्मा या फिर पाई ऑर्बिटल, ठीक है। और नॉन बॉन्डिंग मतलब कि देखिए नॉन बॉन्डिंग मतलब कि जो हमारे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग नॉन बाइंडिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एन सिग्मा पाई ये हो गया हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग मतलब कि एन और पाई, नॉन बॉन्डिंग मतलब कि एन, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली एन से डिनोट करते हैं। देखिए थोड़ा सा बहुत ही डिटेल टॉपिक है, तो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग समझ लोगे, वरना मैं आप लोग को बस थोड़ा सा एक इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज समझिएगा कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब कि हमारे लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारी होती है सिग्मा पाई एन। और हाई एनर्जी में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। देखिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारी होती है हाई एनर्जी। अब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इतना हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो बॉन्डिंग का मतलब सिग्मा और पाई, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग का मतलब एन और एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है सिग्मा स्टार और पाई स्टार, ठीक है। ध्यान से देखिए इसमें कुछ खास नहीं है। बॉन्डिंग मतलब कि नॉर्मल सिग्मा नॉर्मल पाई, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब सिग्मा स्टार पाई स्टार, यानी इन दोनों के ऊपर एक स्टार लग जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि सिग्मा पाई और एन से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो सिग्मा स्टार या तो पाई स्टार में जंप कर जाते हैं, यानी कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बस वही चीज यहाँ पे बताई गई है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, बट आप लोग समझिए। द एब्जॉर्ब लाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल। यानी कि देखिए अभी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कैसे होता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है। तो जब एनर्जी मिल जाती है तो भाई वो लो से हाई एनर्जी में चले जाते हैं, यानी कि बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। दिस ट्रांजिशन टिपिकली अकर इन द रेंज ऑफ 200 से 800। भाई देखिए यूवी विजुअल की रेंज कितनी होती है, 200 से 800, तो इन्हीं के बीच में हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलती है। बाकी देखिए द टाइप ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रांजिशन है ना बहुत अलग अलग टाइप का होता है। तो अभी हम लोग इन चारों को देखेंगे, मतलब इन टाइप्स को देखेंगे। बाकी देखिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा ही
कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा सिग्मा और पाई होते हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग मतलब कि हमारा इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग सिग्मा स्टार और पाई स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके ट्रांजिशन के बारे में, तो ये थोड़ा सा इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो मेनली ट्रांजिशन है वो हमारा चार टाइप का देखने को मिलता है। और देखिए ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ, है ना। यानी कि देखिए अब लो एनर्जी में कौन कौन से थे, सिग्मा था, पाई था, एन था, ये तीनों हमारे थे लो एनर्जी ऑर्बिटल। और हाई एनर्जी कौन कौन से थे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ये दोनों हाई एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए चार टाइप का ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। पहला होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा क्या था, सिग्मा लो एनर्जी, सिग्मा स्टार हाई एनर्जी, ठीक है। तो पहला ट्रांजिशन हो गया सिग्मा से सिग्मा स्टार। समझ रहे हो ना आप लोग, देखिए आप लोग समझ रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये हो गया पहला सिग्मा से सिग्मा स्टार। अब दूसरा हमारा हो सकता है जो है पाई से पाई स्टार, ठीक है। तो देखिए पाई हमारा क्या है, लो एनर्जी, पाई स्टार हाई एनर्जी, ठीक है। पाई हमारा क्या था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए दूसरा टाइप हो गया पाई से पाई स्टार। तीसरा टाइप हो गया एन से सिग्मा स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, यानी कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी, ये हमारा तीसरा टाइप हो गया। और चौथा टाइप हो गया एन से पाई स्टार, यानी कि एन हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो देखिए होने को और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली हमें इन चार टाइप के मेनली यही चार टाइप के जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो अब इन चारों को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि इन चारों की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो हमारा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिग्मा से एंटी सिग्मा, ठीक है, या फिर कह सकते हो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में जंप करते हैं। अब इस ये मेनली हमें देखने को मिलता है हमारे एल्केन्स वगैरह में। और इसमें देखिए इसमें बहुत ही हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे लो से सबसे हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए होती है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एन से पाई स्टार सिग्मा स्टार, यानी कि नॉन बॉन्डिंग से एंटी सिग्मा में, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए नॉन बॉन्डिंग मतलब कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी सिग्मा में जाता है। तो ये हमारा अल्कोहल, ईथर, हैलाइड्स में देखने को मिलता है। इसमें मॉडरेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पाई से पाई स्टार। तो हमारा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है एंटी पाई में जाते हैं। अब ये हमारा एल्कीन्स, एरोमेटिक जो है और हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब इसमें एनर्जी हमारी थोड़ी लो चाहिए होती है, इतना नहीं चाहिए होती है। और सबसे लोवेस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारा एन से पाई स्टार में, जहां पे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी पाई में जाते हैं। और इसमें हमारा जो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और नाइट्रो ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए चार टाइप के। तो देखिए मेनली चार टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्रोमोफोर क्या होता है। तो देखिए क्रोमोफोर कुछ खास नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है सैंपल है, ठीक है। तो इस सैंपल में देखिए, इस सैंपल में जैसे जो भी हमारा जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, सैंपल में जो भी भाई सैंपल में हम लोगों ने क्या देखा कि लाइट को जब हम लोग पास करते हैं तो थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो एब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो सैंपल के अंदर वो सब्सटेंस, वो पार्टिकुलर सब्सटेंस जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर। तो यहाँ पे देखिए अब इसी क्रोमोफोर की वजह से क्या होता है, हमें सैंपल का कलर भी देखने को मिलता है। तो कैसे होता है इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे कि क्रोमोफोर जो वर्ड है ये हमारा ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया जाता है, जहां पे क्रोमा का मतलब कलर है और फोर्स का मतलब बियरर। तो देखिए इसको थोड़ा समझिए कि क्रोमोफोर क्या होता है। क्रोमोफोर इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट इन द यूवी विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड देयर बाय गिव्स द कंपाउंड इट्स कलर। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्रोमोफोर होता है यही हमारा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसी की वजह से किसी कंपाउंड का कलर हमें देखने को मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई सैंपल है, ठीक है, अगर वो मान लीजिए येलो कलर का है, रेड कलर का है, तो उसका जो कलर है वो हमें इसी क्रोमोफोर की वजह से देखने को मिलता है। अब कलर क्यों देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, इसको थोड़ा समझिए। When visible light is absorbed by the chromophore, the unabsorbed wavelengths are reflected or transmitted, which we precise as the color of the compound। थोड़ा समझिएगा। जैसे कि जब भी किसी सैंपल से जो लाइट हम लोग पास करते हैं ना, तो उस सैंपल में क्या होता है, सारी लाइट वो सारी टाइप की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि कुछ पार्टिकुलर हमारी ऐसी कह सकते हो कुछ पार्टिकुलर हमारे ऐसे स्पेक्ट्रम का रीजन होता है जिनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो हमारी
अनएब्जॉर्ब वेवलेंथ होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो लाइट यहाँ पे पास हो रही सैंपल से, ठीक है, तो कुछ को इसने क्या किया, कुछ को इसने एब्जॉर्ब किया। भाई वही तो हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए 100 इंटेंसिटी की लाइट हम लोगों ने भेजी, तो इसने मान लीजिए 40 इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो 40 इंटेंसिटी में भी ये कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और बाकी क्या होता है, बाकी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो मान लीजिए कि 60 को इसने ट्रांसमिट किया। अभी जो ट्रांसमिट वेवलेंथ में जो जो लाइट यहाँ पे ये ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, उसी की वजह से हमें सैंपल का कलर देखने को मिलता है। तो बेसिकली देखिए, क्रोमोफोर की वजह से कलर देखने को मिलता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्रोमोफोर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जो लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, वो इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब जो लाइट ये इमिट करता है, ठीक है, जिस वेवलेंथ को इमिट करता है, उसी वेवलेंथ की वजह से हमें जो है इसका कलर देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए हमें क्या दिखता है, जो चीज इमिट हो रही है ना, जो चीज बाहर निकल रही है वो हमें दिखती है, तो उसी की वजह से सैंपल का कलर हमें देखने को मिलता है। बेसिकली देखिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिंपल से समझिए कि क्रोमोफोर क्या होता है। यही हमारा कह सकते हो किसी भी सैंपल में लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसी की वजह से किसी भी कंपाउंड का हमें कलर देखने को मिलता है। बाकी देखिए, जो हमारे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हमें क्रोमोफोर देखने को मिलता है, इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजेन। अब एग्जांपल हमारा, जैसे क्रोमोफोर का एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये हमारा क्रोमोफोर हो गया। अब इसके भी देखिए दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। तो देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोफोर यहाँ पे इनफ होता है कह सकते हो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, और कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि हमारा नाइट्रो ग्रुप, ये हमारा अकेला काफी है किसी भी सैंपल में लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए और कलर शो करने के लिए। अब डिपेंडेंट में क्या होता है कि हमें एक से ज्यादा क्रोमोफोर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि या तो इनको ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है, ये तो मल्टीपल या तो अलग अलग टाइप के जो है कॉम्बिनेशन में हमें क्रोमोफोर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जो हमारा एसीटोन होता है, एसीटोन में हमारा सिंगल कार्बोनिल ग्रुप जब होता है तो वहां पे कोई भी कलर शो नहीं करता है। लेकिन जब यहाँ पे वही जो हमारा डाइएसिटाइल होता है, जिसके अंदर हमारे दो कार्बोनिल ग्रुप आ गए, तो वहां पर हमें कंपाउंड का कलर जो है येलो देखने को मिलता है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमें दो कार्बोनिल ग्रुप की जरूरत पड़ी, इसीलिए यहाँ पे डिपेंडेंट क्रोमोफोर के अंदर आ जाता है। तो देखिए, ये हो गया हमारा क्रोमोफोर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑक्जोक्रोम। अब देखिए, ऑक्जोक्रोम क्या होता है। ऑक्जोक्रोम कुछ खास नहीं है। देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन नॉट प्रोड्यूस कलर बाय इटसेल्फ, बट when attached to a chromophore it modifies or intensify the color of the compound। देखिए, इसको सिंपल से अगर वर्ड में आप लोग समझना चाहो, तो मान लीजिए कि कोई हमारा सैंपल है, ठीक है। अब इस सैंपल में मान लीजिए जो क्रोमोफोर है, ठीक है, ये मान लीजिए मतलब थोड़ा समझने के लिए समझ लीजिए कि हमारा क्रोमोफोर है, ठीक है, और इसकी वजह से हमें येलो कलर देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए कि अगर इसके अंदर मान लीजिए कि अगर हमें जो है कोई ऑक्जोक्रोम ऐसे देखने को मिल जाए, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा क्रोमोफोर है और इसके ऊपर अगर कोई ऑक्जोक्रोम आके अटैच हो जाए, तो ये क्या करता है, ये देखिए, ये ऑक्जोक्रोम अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही ये क्रोमोफोर के साथ अटैच होता है, तो ये क्रोमोफोर की कलर की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है या फिर इसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। यानी कि जो कलर पहले येलो था, अब वो या तो डीप येलो, यानी कि क्रोमोफोर के साथ जब ऑक्जोक्रोम आके अटैच हुआ तो कलर जो है और बढ़ गया, इंटेंसिटी उसकी और बढ़ गई, डीप येलो या फिर ऑरेंज कलर का हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, ये जो है कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लाइट के एब्जॉर्बेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ऑक्जोक्रोम जनरली कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन conjugated with a chromophore can increase both the wavelength and intensity of absorption making the color deeper। यानी कि देखिए, ऑक्जोक्रोम क्या होता है, जैसे ही हमारे यहाँ पे क्रोमोफोर के साथ जुड़ते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब जुड़ना हो गया, ठीक है, तो ये हमारा वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देते हैं और लाइट को भी और कलर को और ज्यादा डीप कर देते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल हमारा OH हो गया, ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, OCH3, तो ये सारे हमारे ऑक्जोक्रोम के अंदर आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रोमोफोर और ऑक्जोक्रोम। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स के बारे में। अब देखिए, अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जब भी हमारा, देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी हमारा यहाँ पे कह सकते हो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, मतलब कि लाइट हमारा एब्जॉर्ब होती है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ लाइट हमारी इमिट होती है, और इस इमिट लाइट को क्या होता है, डिटेक्टर यहाँ पे डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है, रिकॉर्डर में जो है शो करता है। अब रिकॉर्डर मतलब कि देखिए, जो कंप्यूटर है ना, मतलब कि जो कह सकते हो हमारा मेन रिकॉर्डर होगा जहां पे हमें ग्राफ वगैरह दिखेगा, तो उसमें हमें कुछ ऐसे ग्राफ टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह के कुछ ग्राफ्स टाइप के देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इस ग्राफ को हम लोग सिंपली कह सकते हो स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, स्पेक्ट्रल शिफ्ट का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रल शिफ्ट का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई, थोड़ा समझिएगा, मान लीजिए कि कोई ग्राफ है जो कि हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन मान लीजिए कि जो ग्राफ है वो अगर थोड़ा शिफ्ट हो जाए। अब ये शिफ्ट हमारी चार टाइप की हो सकती है। हो सकता है कि ग्राफ हमारा थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, है ना, ऐसा हो सकता है ग्राफ हमारा थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ हमारा थोड़ा सा
ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, और हो सकता है ग्राफ हमारा थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। यानी कि देखिए 4 टाइप की शिफ्ट हमें किसी ग्राफ के अंदर देखने को मिल सकती हैं। पहला हो गया जो है ग्राफ का आगे की तरफ शिफ्ट हो जाना, ठीक है। दूसरा ग्राफ का पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाना। तीसरा ग्राफ का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाना। चौथा ग्राफ का नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना। तो इन्हीं शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट। तो देखिए व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी और विजिबल लाइट द एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बैंड में चेंज पोजीशन और इंटेंसिटी ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट, सब्स्टिट्यूएंट्स और इंटरेक्शन। तो देखिए अब ये जो हमारा जो कह सकते हो जो हमारा ग्राफ है ये हमारा चेंज हो सकता है। तो ये चेंज क्यों होता है? अब ये चेंज बेसिकली देखिए हो सकता है एनवायरमेंट में थोड़ा बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर सब स्टूडेंट के साथ थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हो, या फिर उनके बीच में इंटरेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो। तो इन सारी चीजों की वजह से हमें ग्राफ में या फिर स्पेक्ट्रम में एक चेंज देखने को मिल सकता है, और इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट। अब देखिए इस शिफ्ट हमारा जो है 4 टाइप की हमें देखने को मिल सकती है। पहला हो गया रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? ग्राफ का आगे की तरफ शिफ्ट हो जाना। यानी कि देखिए जो हम लोगों ने देखा कि रेड शिफ्ट में ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रेड शिफ्ट को हम लोग यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा शिफ्ट हमारा हो गया ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का मतलब ग्राफ का पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाना, ठीक है, ग्राफ का लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाना। तो देखिए ब्लू शिफ्ट को हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। अब देखिए इसको ब्लू शिफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए विबग्योर, ठीक है, विबग्योर हमारा होता है ना विजिबल लाइट का, हमारा क्या होता है विबग्योर। तो विबग्योर में देखिए जो हमारा ब्लू है वो इधर की साइड है, इसलिए हम लोग इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, और रेड हमारा सबसे लास्ट है तो इसको हम लोग रेड शिफ्ट बोलते हैं। अब तीसरा हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। हाइपोक्रोमिक मतलब ग्राफ का नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना, और हाइपरक्रोमिक मतलब ग्राफ का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाना। तो ये 4 टाइप की शिफ्ट हमें जो है अपने स्पेक्ट्रम में देखने को मिल सकती है। अब एक एक करके हम लोग सबकी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो सबसे पहला आ जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो देखिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो हमारी शिफ्ट है वो क्या होता है, वेवलेंथ हमारी जो है लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। यानी कि शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ और लोअर एनर्जी इज कॉल्ड एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा ग्राफ जो है लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और एनर्जी यहाँ पे लो हो जाती है। अब देखिए ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हमारा जो हमारा सैंपल है उसमें जो है या तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज हो गई हो, ठीक है, और या तो जो है हमारा कोई ऑक्सोक्रोम आके प्रेजेंट हो गया हो। ऑक्सोक्रोम अभी हम लोगों ने देखा। बाकी देखिए सिंस द रेड कलर हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ देन द अदर कलर्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम देयरफॉर दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट, ठीक है। तो हमारा रेड की वेवलेंथ सबसे लॉन्ग होती है, विबग्योर में सब रेड हमारा सबसे लास्ट में होता है। देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते थे, अगर आप लोग को याद हो तो वेवलेंथ देखिए बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या है? विजिबल लाइट में देखिए सबसे लास्ट में होता है रेड तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और सबसे पीछे होता है ब्लू तो वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पे देखिए वेवलेंथ हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब इसको हम लोग यहाँ पे रेड शिफ्ट के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये हमारा जो है मान लो कि कोई हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब कोई भी हमारा सैंपल है, अब उसके अंदर मान लीजिए कि कोई ऑक्सोक्रोम पहले से प्रेजेंट था, अब उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया हो, या फिर सॉल्वेंट की पोलैरिटी यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ चेंज कर दी हो, ठीक है, ज्यादा से कम कर दी हो, तो उस केस में हमारा यहाँ पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए सिंस द ब्लू कलर हैज अ लोअर वेवलेंथ देन द अदर कलर्स हेंस दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट। बाकी नेक्स्ट हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब इसमें क्या होता है कि हमारा देखिए ये शिफ्ट में हमें क्यों देखने को मिल सकता है? इट इज एन इफेक्ट दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। यानी कि देखिए जब हमारा एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है सैंपल में, ठीक है, तो हमें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जो है देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली हमारा जब भी कोई ऑक्सोक्रोम आके प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। अब देखिए डिपेंड करता है, जैसे ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस में बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी हो सकती है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी हो सकती है। हाइपरक्रोमिक मतलब क्या होता है कि हमारा ग्राफ का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाना, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम आने से क्या होता है भाई, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट हमारा आ गया हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखिए क्या होता है, इसमें हमारा जो है कह सकते हो ये हमारा डिक्रीज, यानी कि जब एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो जाता है तो हमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलती है। और ये जब हमारी कह सकते हो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में थोड़े बहुत चेंजेस हो तो वहां पे हमें जो है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिल सकती है। तो ये थे हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रल शिफ्ट। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा जाता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। अब देखिए ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में भी कई बार हमें देखने को मिला हुआ है अलग से, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस है ये, ठीक है, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है, जहां पे इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन डेविएशन सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हमारे दो नाम देखने को मिल रहे हैं, पहला हो गया बियर, दूसरा हो गया लैम्बर्ट्स। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट ने मिलकर यहाँ पर इस लॉ को दिया था, तो इसीलिए इसका नाम हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ हो जाता है। बाकी देखिए ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो कि हमारा एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को जो है कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ से जो है रिलेट करता है। थोड़ा देखिए समझिएगा यहाँ पर होता क्या है। ये जो लॉ है ये हमारा ये कहता है, अगर हम लोग सिंपली देखना चाहें कि जब भी मान लीजिए कि जो हमारा सैंपल है, ठीक है, ये हमारा सैंपल है, तो इसमें से जो हमारी लाइट पास होती है, ठीक है, और लाइट यहाँ पे इमिट होती है, तो देखिए जो पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है, और जो इमिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेंस लाइट, ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट। तो यहाँ पे देखिए भाई हमें पता है कि जब लाइट यहाँ पे पास होती है सैंपल से तो थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है ना, वही तो हमारा मेन प्रिंसिपल होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ है ये बोल रहे हैं कि जो लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, लाइट की जो एब्जॉर्बेंस है वो हमारी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जो है हमारे सैंपल की कंसेंट्रेशन के, ठीक है। तो भाई देखिए ये तो हमें सिंपल सा पता है कि जितना ज्यादा सैंपल की कंसेंट्रेशन होगी उतनी लाइट एब्जॉर्ब होगी। और एक और चीज के प्रोपोर्शन होती है वो हमारा होता है पाथ लेंथ, ठीक है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा सैंपल है, ठीक है, तो ये जो सैंपल है मान लीजिए कि अगर इस सैंपल की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ मतलब कि यहाँ पर इस चीज को हम लोग बोलते हैं लेंथ, ठीक है, मान लीजिए इतनी है, और मान लीजिए वहीं पे हमारा एक और सैंपल है, ठीक है, जो कि हमारा इस तरीके का है, तो यहाँ पर देखिए लेंथ हमारी इतनी ज्यादा हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी लाइट का एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, वो इस सैंपल में थोड़ा सा कम होगा और इस वाली में ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए जो एब्जॉर्बेंस है वो कंसेंट्रेशन ऑफ पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि कंसेंट्रेशन देखिए भाई सिंपल सी बात है, सैंपल जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, और सैंपल में पाथ लेंथ जितनी ज्यादा होगी यानी सैंपल यानी लाइट को जितना ज्यादा दूरी तक पास करना होगा, ठीक है, सैंपल के अंदर, उतनी ज्यादा लाइट हमारी एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वही चीज है कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो हमारा सोल्यूट की कंसेंट्रेशन और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही हमारा होता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको एक एक करके देखें तो इसमें बियर लैम्बर्ट्स क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए जो हमारा बियर्स लॉ था वो हमारा बोल रहा था कि जो हमारा लाइट है, ठीक है, तो जो हमारा लाइट है जब वो सैंपल से पास होता है तो ये हमारा डायरेक्ट द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी। तो देखिए चाहे हम लोग एब्जॉर्बेंस बोले, एब्जॉर्बेंस मतलब कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं एब्जॉर्बेंस को कि डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है, या फिर सोल्यूशन, यानी कि मतलब कि जो हमारा लाइट के अंदर जो भी डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी में वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन की, ठीक है। यहाँ पे लाइट होगा, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कह सकते हो एब्जॉर्बेंस वही चीज है, ठीक है, चाहे हम लोग एब्जॉर्बेंस बोले चाहे डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लाइट बोले, दोनों सेम ही चीज है। तो यहाँ पर देखिए एब्जॉर्बेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कंसेंट्रेशन के, तो अब अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है ई हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए बीएस लॉ ने बोला था एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसेंट्रेशन के, और लैम्बर्ट्स लॉ हमारा कहता है कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस है या फिर जो है कह सकते हो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस या फिर पाथ लेंथ के, ठीक है। तो दोनों ने अलग अलग बोला था, बाकी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो दोनों को हम लोगों ने जब कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ बन गया। यानी कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ पे क्या हुआ, द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज एंड द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट थ्रू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सीएल के, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा ई, ठीक है। तो ई हमारा होता है मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है, या फिर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, तो ये हमारा एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है। बाकी सी हमारा कंसेंट्रेशन हो गया, एल हमारी पाथ लेंथ हो गई। यही हमारा सिंपल सा बियर लैम्बर्ट लॉ होता है, इसमें कुछ खास नहीं था, खास है इसकी यहाँ पे डेरिवेशन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बियर लैम्बर्ट्स लॉ की डेरिवेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसकी डेरिवेशन के लिए हमें पहले से भी कुछ एज्यूम करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। बियर लैम्बर्ट्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि देखिए बियर लैम्बर्ट्स लॉ को हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, देखिए ये इसीलिए किया गया है क्योंकि हमें डेराइव करना है, तो डेरिवेशन के लिए हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए एज्यूम क्या बात सही है कि डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ पाथ लेंथ, यानी कि देखिए डी आई अपॉन डी एल,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन एंड इंटेंसिटी, यानी कि जितना डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा पाथ लेंथ के साथ, वो हमारा कंसेंट्रेशन और इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको एज्यूम किया। अब यहां से देखिए हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट हमारा आ गया के, ठीक है, के हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि डीएल को इधर लेके जाएंगे और आई को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी आई। अच्छा देखिए माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो माइनस डी आई अपॉन आई हो जाएगा के सी इंटू डीएल। ठीक है, आई हमारा यहाँ आया, डीएल हमारे यहाँ चला गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो डी आई अपॉन आई को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेट करने के लिए हमें ऊपर नीचे एक वैल्यू लेनी पड़ती है, तो नीचे हम लोग लेंगे आई नॉट, ऊपर हम लोग लेंगे आई। ठीक है, और डीएल में हम लोग लेंगे, नीचे हम लोग लेंगे जीरो, ऊपर हम लोग ले लेंगे एल। ठीक है, क्योंकि जीरो से एल तक लेंथ हमारी पास हो रही है। ठीक है, और इंटेंसिटी हमारी आई नॉट से आई हो गई, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन लिमिट्स हो गई। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए जो हमारा डी आई अपॉन आई है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग आई। ठीक है, और डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल। ठीक है, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा होता है कि लॉग आई माइनस आई नॉट करेंगे। ठीक है, तो हमारा लॉग आई अपॉन आई नॉट आ जाएगा। तो देखिए वैसे अगर आप लोग इंटीग्रेशन समझ रहे हो तो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ रहे हो तो आप लोग सिंपली समझो कि ओवरऑल इसकी वैल्यू जो है ये निकल के आएगी, यानी जो हमारा इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा नेचुरल लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू के सी एल। अब हम लोग देखिए लॉग में क्या होता है कि अगर हम लोग लॉग की वैल्यू को ऊपर नीचे कर दे तो माइनस साइन हट जाएगा, यानी कि आई अपॉन आई नॉट को अगर हम लोग आई नॉट अपॉन आई कर दें तो ये माइनस साइन हट गया। ठीक है, के सी एल सेम ही है। अब यहाँ पे देखिए जो एल है ना, एल एन है, ये हमारा नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू के सी एल। अब हम लोग क्या करेंगे 2.303 को इसको नीचे भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा log आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 इंटू सी एल। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, देखिए एक हमारा होता है ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस की वैल्यू होती है आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, और एक होता है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होती है log 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस। ठीक है, log बेस 10 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस, ये हमारी होती है एब्जॉर्बेंस की वैल्यू। तो भाई देखिए 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या है कि ट्रांसमिटेंस की वैल्यू क्या है, आई अपॉन आई नॉट। तो 1 अपॉन आई नॉट करेंगे तो आई नॉट फिर ऊपर चला जाएगा, आई हमारा नीचे रह जाएगा, बेसिक मैथ है। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यू निकल के आ जाएगी लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई। तो लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई क्या है, हमारा एब्जॉर्बेंस है। और जो हमारा k अपॉन 2.303 है, इन दोनों को ही हम लोग देखिए भाई ये भी हमारा कांस्टेंट, ये भी हमारा कांस्टेंट, तो हम लोग इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा e। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो देखिए log आई नॉट अपॉन आई की जगह क्या आ जाएगा a, और इसकी जगह आ जाएगा e। तो हमें यहाँ पे फाइनली हमारी इक्वेशन देखने को मिल जाएगी a इज इक्वल टू ई इंटू सी एल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है जो है डेरिवेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। तो देखिए वही चीज तो है, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ हमारा यही तो बोल रहा था कि ए हमारा जो है कंसंट्रेशन ऑफ पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा होगा डेरिवेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डेविएशन के बारे में, देखिए डेरिवेशन मतलब कि हमें डिराइव करना था, डेविएशन मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस, मतलब कि हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो कंसंट्रेशन ऑफ पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक लीनियर रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कुछ इसमें चेंजेस आ जाए तो उसमें चेंजेस क्यों आ सकते हैं, मतलब कि इस रिलेशनशिप में मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो जाए तो उस गड़बड़ी के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेविएशन इन बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। तो देखिए डेविएशन में हमारे जो है कह सकते हो 3 टाइप के मेनली डेविएशन हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला हो जाता है रियल या फिर फंडामेंटल डेविएशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन है, मतलब कि मान लीजिए हमारे पास जो सैंपल है उसमें सोल्यूट बहुत हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो उस सैंपल के अंदर क्या हो सकता है कि हमारा जो सब्सटेंस है, ठीक है, उनके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, डाइमराइजेशन हो सकता है, या फिर एग्रीगेट फॉर्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे खुद से इंटरेक्ट करने लगेंगे। और जब खुद से इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मोलर एब्जॉर्बिविटी यानी कि जो हमारा ई था इसकी वैल्यू यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखिए भाई ये हमारा कांस्टेंट था ना, हमने इसको कांस्टेंट एज्यूम किया है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू चेंज हो गई तो यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस और कंसेंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप है वो यहाँ पे लीनियर नहीं रह जाएगी, यानी उसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला रीजन हो सकता है।
दूसरा हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। इंस्ट्रूमेंटल में देखिए भाई हमारा हो सकता है जिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, अगर उसमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि देखिए भाई हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा मोनोक्रोमेटर था वो हमारा लाइट को क्या कर रहा था, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर रहा था। क्योंकि देखिए यही हमारा सबसे बड़ा प्रिंसिपल भी है कि बीएस लॉ एज्यूम दैट मोनोक्रोमेटिक लाइट। बट अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं और वो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को पास कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एक एरर हमें देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए कि डिटेक्टर हमारा, अगर डिटेक्टर जो है अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, तो वहां पे भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा केमिकल डेविएशन। तो देखिए केमिकल डेविएशन, मान लीजिए कि जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, जैसे कि जो हमारा एनालाइट है, अगर मान लीजिए उसके अंदर एसोसिएशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसकी वजह से हमारा कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा और हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप भी नहीं मेंटेन हो पाएगी। तो ये तीन रीजन हमारे हो सकते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ में डेविएशन के। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो भाई देखिए अभी तक हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, बाकी हम लोगों ने बियर लैम्बर्ट्स लॉ सारी चीजें देखी। अगर आप लोग अपने सिलेबस को भी देखो तो हम लोगों ने ये सारी चीजें जो है एक एक करके देखी, ठीक है। बाकी देखिए एक टॉपिक हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए सॉल्वेंट इफेक्ट कुछ खास नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि अलग अलग सॉल्वेंट में भी थोड़ा बहुत हमारा कह सकते हो स्पेक्ट्रल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है, मतलब इसमें पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उतना हम लोगों ने यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिया। बाकी वही चीज है कि बाकी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। और अब हम लोग बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखें तो भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा जो है एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसमें हम लोग यूवी लाइट का यूज करके, यूवी विजुअल लाइट का यूज करके हमारा सैंपल को एनालाइज करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर्स हाउ मच लाइट अ सैंपल एब्जॉर्ब or transmit at specific wavelength. The amount of light absorbed is related to the concentration of absorbing species. यानी कि देखिए जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ज्यादा हमारा सैंपल का कंसंट्रेशन होगा। तो इस बेसिस पे हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा सैंपल की एनालिसिस करता है। अब इसके अंदर हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो मेनली हमें 5 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको एक एक करके अब अगर हम लोग डायरेक्टली इसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है अच्छे से देखें अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का हमें जो है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारा सबसे पहले लाइट सोर्स आ गया। अब देखिए ये जो मोनोक्रोमेटर देखा था, मोनोक्रोमेटर हम लोगों ने देखा था, ये हमारा बेसिकली जो है इतना 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एंट्री स्लिट, दूसरा होता है निकोल प्रिज्म, ठीक है, और थर्ड होता है एग्जिट स्लिट। अब इसमें देखिए होता क्या है, जो लाइट हम लोग पास करते हैं तो ये लाइट हमारी सबसे पहले जो है हमारी एंट्री स्लिट से पास होती है, अंदर जाती है, ठीक है। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है, जो मोनोक्रोमेट या जो हमारा प्रिज्म होता है ना, ये लाइट को अलग अलग इसकी जो है कह सकते हो वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देता है, अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। अब ये जो अलग अलग रेडिएशंस में लाइट हमारी कन्वर्ट हुई है ना, तो अब इसमें से जो हमारे काम की होती है उसको हमारा एग्जिट स्लिट क्या होता है, सिलेक्ट करता है और आगे पास कर देता है। यानी कि यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में से हमें जो हमारी काम की है वो हमारी यहाँ से फाइनली पास होती है। तो यही होता है कि इसने क्या किया, मोनोक्रोमेटर ने पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए हमारा सैंपल होल्डर हो गया जहां पे हमारा सैंपल देखने को मिलता है, फिर ये हमारा डिटेक्टर हो गया जो कि डिटेक्ट करेगा, और फाइनली हमारा रिकॉर्डर। तो ये हमारा हो जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके अब देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लाइट सोर्स के बारे में। तो लाइट सोर्स देखिए क्या होता है, लाइट सोर्स मतलब कि जो हमारा लाइट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अलग अलग टाइप्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमारा ड्यूटेरियम लैंप हो गया, टंगस्टन हैलोजन लैंप हो गया और जेनॉन लैंप हो गया। तो देखिए ड्यूटेरियम लैंप हमारा बेसिकली यूवी लाइट के लिए यूज किया जाता है, टंगस्टन हैलोजन लैंप हमारा मेनली जो है विजिबल लाइट के लिए, ठीक है, और इंफ्रारेड रीजन के लिए, और जेनॉन लैंप हमारा जो है यूवी विजिबल दोनों में ही हमारा जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की लाइट प्रोवाइड करता है। अब मोनोक्रोमेटर की बात करें तो मोनोक्रोमेटर के हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एंट्रेंस स्लिट जो कि हमारा क्या करता है, लाइट बीम को नैरो करता है। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को जो है अलग अलग वेवलेंथ में डिस्पर्स करता है। एग्जिट स्लिट क्या करता है कि अलाउज ओनली द सिलेक्टेड वेवलेंथ टू पास थ्रू द सैंपल, यानी कि जो वेवलेंथ हमें चाहिए होती है उसी वेवलेंथ को आगे पास करता है। सैंपल होल्डर हमारा क्या करता है, सैंपल को होल्ड करता है। अब इसके भी देखिए भाई अलग अलग टाइप के सैंपल होल्डर हो सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा क्वार्ट्ज का सैंपल होल्डर हम लोग यूज करते हैं जो कि यूवी विजिबल के लिए सुटेबल होता है। बाकी ग्लास और प्लास्टिक क्यूवेट्स भी यूज कर सकते हैं जो कि विजिबल रीजन के लिए थोड़ा सा सुटेबल होता है। डिटेक्टर की बात करें तो डिटेक्टर भी हमारे बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। और डिटेक्टर देखिए आप लोग के सिलेबस में डिटेक्टर जो है अलग से दे रखे हैं, जैसे कि हमारा फोटो ट्यूब,
फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो वोल्टेइक सेल और सिलिकॉन फोटो डायोड। तो इन चारों को हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे एक एक करके। बाकी अभी आप लोग सिंपली समझो कि हमारे 4 टाइप के मेनली डिटेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। और रिकॉर्डर हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है कह सकते हो प्रोसेस करके हमें जो है एक फाइनल आउटपुट जो है देता है, ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अपना डाटा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंटेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें मेनली हम लोग 4 टाइप के डिटेक्टर्स का यूज करते हैं। पहला हो गया फोटो ट्यूब। अब देखिए फोटो ट्यूब, देखिए डिटेक्टर सबसे पहली बात तो आप लोग समझिए करता क्या है। डिटेक्टर हमारा जो है कह सकते हो लाइट को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जितने भी टाइप के डिटेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो हमारे लाइट मतलब कह सकते हो जो हमारा लाइट रे है या फिर रेडिएशन है, इसको हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। यही हमारा होता है डिटेक्टर का मेन काम। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा फोटो ट्यूब होता है, फोटो ट्यूब देखिए क्या करता है, इसमें हमें जो है एक कैथोड एक एनोड देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए जब भी हमारी लाइट रे क्या होता है, लाइट रे हमारी कैथोड पे पास होती है। तो जैसे ही हमारी लाइट रेज हमारी कैथोड पे पास होती है, तो ये कैथोड क्या करता है, इन लाइट रेज को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, कन्वर्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे एनोड पे पास कर देता है। यानी कि देखिए लाइट रे क्या हुआ, लाइट रे जैसे कैथोड पे पड़ी, तो कैथोड ने यहाँ पे उन लाइट रेज के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज किया, और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी एनोड पे गए, ठीक है। और जब एनोड पे गए तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारा जो है एक करंट सप्लाई चालू हो गई, ठीक है। और इस करंट सप्लाई को यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक रीड आउट डिवाइस होता है जो कि यहाँ पे रीड कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा फोटो ट्यूब यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, a photo tube also known as photoelectric cell is a type of detector used in UV visible spectroscopy to convert light into electrical signal based on photoelectric effect। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, when light strikes on cathode इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन विया द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि देखिए जैसे ही लाइट हमारी कैथोड पे पास होती है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ठीक है। तो ये हमारे एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जैसे ही एनोड पे पास होते हैं तो हमारी एक स्मॉल करंट जनरेट होती है, जो कि बिल्कुल प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। यानी कि देखिए ये जो हमारी करंट जनरेट हुई है, ये बिल्कुल हमारा जो है लाइट के जो लाइट आ रही है उसी के प्रोपोर्शनल, यानी कि उसी के बराबर की करंट हमारी जनरेट होगी। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे उस करंट को मेजर करके अपना सैंपल की एनालिसिस कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा वही चीज है कि अब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। बाकी हमारा मॉडरेट सेंसिटिविटी के लिए सुटेबल होता है। यानी कि देखिए मान लीजिए कि वो बहुत ही सेंसिटिव लाइट है, ठीक है, तो वहां पे ये हमारा काम का नहीं होता है। वहां पे फिर हम लोग यूज करते हैं अपने फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का। अब देखिए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का हमारा बहुत ही हाईली सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर होता है, जो कि हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलता है। और इसके अलावा बहुत ही अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। अब इसके प्रिंसिपल और वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक फोटो कैथोड, ठीक है, एक डायनोड्स का सिस्टम, डायनोड्स बहुत सारे होते हैं, और एक हमें एनोड देखने को मिलती है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इसका नाम क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। यानी कि यहाँ पे होता क्या है, देखिए सबसे पहले हमें देखने को मिलती है फोटो कैथोड। अब ये फोटो कैथोड क्या करता है, हमारा लाइट रे जैसे ही पास होती है तो ये लाइट रेज को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए लाइट रे पास हो रही है, तो इसने क्या किया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अब ये जब पास होते हैं ना, तो यहां से देखिए अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे होते हैं डायनोड्स, देखिए ये देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो हम लोगों ने 5 ही बनाए, बट ऐसे करके बहुत सारे डायनोड्स हमें देखने को मिलते हैं, लगभग 10 डायनोड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ये करते क्या है, ये जो डायनोड्स है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि देखिए हर एक डायनोड से हिट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले वाले डायनोड पे गया, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इसमें मल्टीप्लाई हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। और जब दूसरे पे गया तो देखिए और बढ़ गया, तीसरे पे गया तो और बढ़ गया, चौथे पे गया तो और बढ़ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 5वें पे गया तो देखिए मल्टीप्लाई होते होते देखिए ये कितना ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई क्यों होता है, मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि देखिए कभी कभी जो लाइट रे होती है, लाइट के जो सिग्नल होते हैं वो बहुत ही कह सकते हो सेंसिटिव या फिर बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी में होते हैं, ठीक है, कि उनको जो है कह सकते हो डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे क्या करता है, वहां पे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देता है। तो मल्टीप्लाई करके क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जब इतने सारे हमारे हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे रीड करना आसान हो जाता है।
इतनी छोटे से कह सकते हो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रॉन्स में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसको हो सकता है हम लोग अच्छे से रीड आउट ना कर पाए, लेकिन जब यहाँ पे ये इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनली यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है जनरेट करते हैं, जिसको रीड करना हमारे लिए जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो फाइनली क्या होता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारा एनोड पे पास होते हैं, और जैसे ही एनोड पे पास होते हैं हमारा वही चीज है कि हमारा करंट जनरेट होता है, और उसको हम लोग यहाँ पे मेजर करके अपना कंसेंट्रेशन पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज के अंदर हमारा फोटो कैथोड होता है, ये हमारा फोटो कैथोड हो गया। डायनोड्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा डायनोड्स हो गए, और एक एनोड होता है, ठीक है, यहाँ पे ये एनोड हो गया। व्हेन लाइट हिट्स द फोटो कैथोड, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे ही लाइट फोटो कैथोड को हिट करती है, इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन हिट्स डायनोड्स, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डायनोड्स को हिट करते हैं, एंड डायनोड्स मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन, और डायनोड इनको मल्टीप्लाई कर देता है। एनोड कलेक्ट्स फाइनल मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग अ मेजरेबल करंट प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, यानी कि फाइनली ये हमारा करंट जनरेट करता है जो कि हमारा लाइट इंटेंसिटी के बराबर होती है। एप्लीकेशन की बात करें तो हाईली सेंसिटिव और वेरी लो लाइट लेवल्स को डिटेक्ट करने में यहाँ पर इसका यूज हम लोग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वीक सिग्नल्स के लिए बहुत ही ग्रेट होता है, ठीक है, और रिसर्च इन्वायरमेंट और मेडिकल एनालिसिस में इसका यूज हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फोटोवोल्टेइक सेल। अब देखिए फोटोवोल्टेइक सेल को हम लोग फोटोरॉनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर हमारी मेटल बेस प्लेट होती है, एक सेलेनियम की लेयर होती है, एक हमारी सिल्वर लेयर होती है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड हो गया, हमारा सेकंड, और ये हमारी सेलेनियम लेयर हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। बाकी देखिए हमारा फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पर काम करता है। तो जैसे क्या होता है, जैसे हमारी लाइट यहाँ पे सेलेनियम लेयर पे पास होती है, ठीक है, फॉल होती है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी सिल्वर लेयर के थ्रू कैलकुलेट कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, और जो वो करंट, अब देखिए वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट प्रोड्यूस होगी, और जो करंट प्रोड्यूस होती है वो हमारा लाइट सेंसिटिविटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है फोटोवोल्टेइक सेल हमें देखने को मिलता है। बाकी इसका यूज हम लोग जो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और सोलर सेल्स में करते हैं। और नेक्स्ट हमारा फाइनल आ जाता है सिलिकॉन फोटो डायोड। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स जो है, ये एक जो है पीएन जंक्शन डिवाइड होता है, ठीक, पीएन जंक्शन डिवाइस होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर हमें जो है दो जंक्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है पी जंक्शन, एक होता है एन जंक्शन, ठीक है, पी टाइप एन टाइप। अब यहाँ पे देखिए पी टाइप में हमें होल्स देखने को मिलते हैं, एन टाइप में हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। देखिए वैसे ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास नहीं है, इतना समझिए कि होल्स हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देखिए पी का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव से, एन का मतलब नेगेटिव से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनके बीच में ना, इनके बीच में हमें डिप्लेशन रीजन देखने को मिलता है। देखिए वैसे ये थोड़ा सा एक डिटेल टॉपिक है, बट अभी आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक हमारा पॉजिटिव साइड होता है, एक हमारा नेगेटिव साइड होता है। नेगेटिव साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव में हमारे होल्स होते हैं, ठीक है। और बीच में हमारा डिप्लेशन रीजन होता है जो कि न्यूट्रल होता है। और इसमें क्या होता है, और इसी डिप्लेशन रीजन पे हमारी लाइट आके स्ट्राइक होती है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही लाइट हमारी स्ट्राइक होती है, जैसे लाइट हमारी डिप्लेशन रीजन में होती है, आती है, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, ये इनको आपस में कह सकते हो कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन हो गए। लेकिन देखिए होता क्या है, जैसे ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये इनको दोबारा से सेपरेट कर देती है, और जैसे इनको सेपरेट करती है तो हमें यहाँ पे एक मेजरेबल करंट देखने को मिलती है, जिसको मेजर करके हम लोग यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को पता लगा लेते हैं। तो थोड़ा इसको समझेगा कि इट ऑपरेट्स ऑन द इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो व्हेन प्रोटॉन्स विद सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स यानी कि लाइट के पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे कह सकते हो हिट करते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन मतलब ये जो हमारा डेप्लीशन रीजन होता है, ठीक है, सिलिकॉन से होता है। दे एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। देखिए वैलेंस बैंड मतलब कह सकते हो कि स्टेबल होता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड थोड़ा हाई एनर्जी बैंड होता है। तो जब लाइट हिट करती है तो ये दोनों आपस में कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर आप लोगों को दिख रहा है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द बिल्ट इन यानी कि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रेजेंट है, वो यहाँ पर इन चार्ज कैरियर को सेपरेट कर देती है, रिजल्टिंग इन अ करंट फ्लो प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जैसे यहाँ पे सेपरेट करती है तो हमारा एक करंट फ्लो होता है जो कि हमारा इंसिडेंट लाइट यानी कि जितनी लाइट हमारी हिट करी उसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका मेजरमेंट करते हैं। बाकी ये हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और कुछ अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और
डिटेक्टर्स यूज्ड, ठीक है। और अब हम लोग फाइनली बात करें अपने एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए भाई, इसका एप्लीकेशन मेनली हम लोग जो है कह सकते हो एक बहुत ही मेजर एप्लीकेशन इसका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन हो जाता है। अब देखिए टाइट्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर, आप लोगों को याद हो तो एनालिसिस में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए टाइट्रेशन में क्या होता है कि जब हमारा नॉर्मल टाइट्रेशन काम नहीं कर पाती है, ठीक है, वहां पे हमें एंड पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो तब हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं, जिसमें हमारा एब्जॉर्बेंस जो है मेजर होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे कितना एब्जॉर्बेंस हो रहा है, और उसी को यूज करके हम लोग एंड पॉइंट का पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया टाइट्रेशन ऑफ आयरन विथ ईडीटीए। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस। तो देखिए सिंगल कंपोनेंट का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई हमारा सैंपल है, ठीक है, कोई हमारा सैंपल है और इसमें कोई सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो क्या है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। और मल्टी कंपोनेंट यानी कि मान लीजिए हमारा सैंपल है, अब इसमें एक से ज्यादा हमारे सैंपल या फिर सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो तब भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करके जो है पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हम लोग जो है टाइट्रेशन में भी कर सकते हैं, सिंगल कंपोनेंट यानी सिंगल सब्सटेंस की एनालिसिस में भी कर सकते हैं, और मल्टी कंपोनेंट यानी कि एक से ज्यादा कंपाउंड की एनालिसिस में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसकी नोट्स आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लोरीमेट्री के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।